हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स में आज हमारा टॉपिक है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। सुनिए, इसमें पूंजी बाजार में निवेश को संरक्षण प्रदान करने तथा निवेशकों में विश्वास की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से 12 अप्रैल 1988 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई तथा 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश जारी करके इस संस्था को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली तथा चेन्नई में हैं। सेबी के निम्न प्रमुख कार्य हैं। नंबर 1, निवेशकों के हितों का संरक्षण करना। नंबर 2, पूंजी बाजार को नियमित करना। नंबर 3, पूंजी बाजार के ब्रोकर्स आदि के क्रियाकलापों का नियमन करना। नंबर 4, म्यूचुअल फंड की सामूहिक निवेश योजनाओं का पंजीकरण करना तथा उन्हें नियमित करना। नंबर 5, प्रतिभूति बाजार की अनियमितताओं एवं अनुचित व्यवहारों को समाप्त करना। नंबर 6, स्वयं नियमित संगठनों को प्रोत्साहित करना। नंबर 7, प्रतिभूतियों के अंतरण व्यापार पर रोक लगाना। नंबर 8, पूंजी बाजार में सुधार हेतु शोध करना। नंबर 9, पूंजी बाजार से संबद्ध लोगों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना। सेबी ने कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले शेयरों पर से मूल्य का प्रतिबंध हटा दिया है। अब कंपनियों को 10 रुपये अथवा 100 रुपये मूल्य के शेयर जारी करने की बाध्यता नहीं है। अब कंपनियों द्वारा किसी भी मूल्य के शेयर जारी किए जा सकते हैं, परंतु यह 1 रुपये से कम मूल्य के अथवा 1 रुपये के किसी अंश के रूप में नहीं हो सकेंगे। सेबी का यह निर्णय केवल उन कंपनियों के शेयरों पर लागू होगा जिनके शेयर डिमैटेरियलाइज्ड हैं। इस तरह सेबी ने प्राथमिक बाजार तथा गौण बाजार के नियमन तथा स्वस्थ पूंजी बाजार की स्थापना हेतु अनेक कदम उठाए हैं। शेयरों के मूल्यों का नियमन किया है। व्यावसायिक बैंकों में स्टॉक इन्वेस्ट योजना लागू करवाई है। म्यूचुअल फंडों का नियमन किया है। विदेशी संस्थागत निवेशकों पर नियंत्रण लगाया है। अंडरराइटर्स के नियमों को नियमित किया है तथा संबंधित व्यक्तियों संस्थाओं को चेतावनी दी है कि निर्गम के गैर अविदत्त अनसब्सक्राइब्ड भाग की खरीद में किसी प्रकार की अनियमितता किए जाने पर उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण आवेदनों की जांच में एकरूपता लाने और सूचीकरण समझौतों को सुदृढ़ बनाने के लिए सेबी ने अप्रैल 2003 में केंद्रीय सूचना प्राधिकरण की स्थापना की। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति M.N. वेंकट चलैया इस प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्राधिकरण का कार्यालय मुंबई में होगा।
प्राधिकरण के 8 और सदस्य होंगे। इन सब का कार्यकाल 3 वर्ष होगा। यह प्राधिकरण किसी भी कॉरपोरेट संस्था, म्यूचुअल फंड या सामूहिक निवेश स्कीम द्वारा दिए गए आवेदन को प्रोसेस करेगा और सूचीकरण के बारे में सिफारिशें करेगा। अब आता है फॉरेन फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि विदेशी वित्तीय प्रणाली। इसमें सुनिए, विदेशी वित्तीय प्रणाली अल्पकालीन, मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन निधियों के प्रवाह जो कि विदेशी निवेश एवं समता अंश के रूप में होते हैं का कारोबार करती है। भारत सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज मेंटेनेंस एक्ट यानी कि फीमा FEMA इसको शॉर्ट में बोलते हैं नाम से कानून बनाया है जो विदेशी विनिमय के कारोबार पर नियंत्रण रखता है, परंतु इस संदर्भ में दिशा निर्देश, नियम एवं कानून के निर्माण एवं इसका परिपालन कराने में भारतीय रिजर्व बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान समय में विदेशी ऋणों के नियम को पर्याप्त मात्रा में उदार बनाया गया है। विदेशी पूंजी निवेश संस्थाएं, विदेशी स्टॉक ब्रोकर्स, विदेशी विनिमय बैंक, विदेशी विनिमय का व्यापार करने वाले व्यापारिक बैंक तथा विकास बैंक इस प्रणाली के अंग हैं जो विदेशी ऋणों एवं इक्विटी की व्यवस्था करते हैं। विदेशी प्रतिभूतियों का कारोबार होने पर सेबी के दिशा निर्देश तथा विदेशी स्टॉक एक्सचेंज के नियम एवं कानून विदेशी वित्तीय प्रणाली पर लागू होते हैं। इस तरह ऋणी तथा संचालक ऑपरेटर दोनों को भारत तथा उस देश जिससे वित्तीय कारोबार होता है दोनों के संबंधित नियमों एवं कानूनों को देखना पड़ता है। वर्तमान समय में जबकि आर्थिक उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण की प्रक्रिया चल रही है, समस्त विश्व के मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार एक दूसरे पर महत्वपूर्ण ढंग से निर्भर होते जा रहे हैं। जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज अथवा लंदन स्टॉक एक्सचेंज में कीमतों में उतार चढ़ाव आता है तो उसका तुरंत असर भारत के स्टॉक एक्सचेंज तथा मुद्रा बाजार पर भी पड़ता है। जब भारत में ब्याज की दरें विदेशी बाजारों की अपेक्षा ऊंची रहती हैं तब विदेशी पूंजी निवेशक संस्थाएं भारत में फंड का हस्तांतरण करने लगती हैं तथा जब भारत में कॉरपोरेट ब्याज दरें अन्य विदेशी बाज़ारों की तुलना में कम होती हैं तो तुरंत पूंजी का प्रवाह विदेशों की ओर होने लगता है। इस तरह विदेशी पूंजी निवेश में परिवर्तन होते रहते हैं। अब आता है वित्तीय मध्यस्थ एवं लेखपत्र यानी कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें सुनिए, वे समस्त संस्थाएं जो बचतों को गतिमान करती हैं तथा उन सभी के बीच जो बचतों की विनियोग हेतु मांग करते हैं, वितरित करते हैं, वित्तीय मध्यस्थ कहलाते हैं। इनकी विस्तृत व्याख्या आगे अध्याय में दी गई हैं। इस तरह मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में विभिन्न प्रकार के लिखित अथवा लेखपत्र इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो वित्तीय प्रणाली को सहज एवं गतिशील बनाते हैं। इन लेखपत्रों की गतिशील बनाते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल
इंटरमीडिएटरीज यानी कि वित्तीय मध्यस्थ का अर्थ सुनिए। वे समस्त संस्थाएं जो बचतों को गतिमान करने तथा उनका विनियोग करने में देश की वित्तीय प्रणाली की सहायता करती हैं वित्तीय मध्यस्थ कहलाती हैं। अर्थात वित्तीय मध्यस्थ वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो अंतिम ऋणदाताओं, बचतकर्ताओं तथा अंतिम ऋण प्राप्तकर्ताओं, निवेशकों के बीच मध्यस्थता करती हैं। ये संस्थाएं समाज जनित बचतों को एकत्र कर उन्हें उन सभी के बीच वितरित करती हैं जो विनियोग हेतु इन बचतों की मांग करते हैं। ये वित्तीय मध्यस्थ अपने ग्राहकों के हित में एकत्रित बचतों को मुद्रा एवं पूंजी बाजार में विनियोग करते हैं। ये संस्थाएं विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों द्वारा शासित एवं नियंत्रित होती हैं। भारत में ये संस्थाएं भारतीय रिजर्व बैंक RBI तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी आदि अभिकरणों द्वारा नियंत्रित हैं। अब आती हैं फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज यानी कि वित्तीय मध्यस्थ की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1 है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय मध्यस्थ वित्तीय संस्थाएं होती हैं जैसे वाणिज्य बैंक, सहकारी साख समितियां, मर्चेंट बैंक आदि। नंबर 2 क्रिएशन ऑफ लोनेबल फंड्स ऋण योग्य कोषों का सृजन। वित्तीय मध्यस्थ ऋण योग्य कोषों का सृजन करते हैं तथा ऋणदाताओं एवं ऋणियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। नंबर 3 लिक्विडिटी तरलता। वित्तीय मध्यस्थ किसी परिसंपत्ति प्रतिभूति को मुद्रा के रूप में बिना उसके मूल्य में परिवर्तन अर्थात गिरावट के सरलता से नकदी में बदल देते हैं। नंबर 4 सिक्योरिटीज ट्रेडर्स प्रतिभूतियों के व्यापारी। वित्तीय मध्यस्थ ऋण प्राप्तकर्ताओं की प्राथमिक प्रतिभूतियां, ऋण और जमाएं स्वीकार करते हैं तथा आगे ऋणदाताओं को अपनी प्रत्यक्ष प्रतिभूतियां और मांग जमाएं प्रदान करते हैं। नंबर 5 क्रिएशन ऑफ न्यू असेट्स एंड लायबिलिटीज़ नई परिसंपत्तियों एवं देयताओं का निर्माण। वित्तीय संस्थाएं वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण करती हैं। नंबर 6 काइंड्स यानी कि प्रकार। वित्तीय मध्यस्थ 2 तरह के होते हैं, बैंक वित्तीय मध्यस्थ और गैर बैंक मध्यस्थ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।